नमस्कार, मैं शिक्षक संतोष पांडे सनातन शिक्षा संस्थान के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के द्वारा दिए गए एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने आया हूं। यदि आप लोगों के मन में भी किसी विषय से कोई डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ अब आप हमारे वीडियोस के PDF के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आइए देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषता क्या है। एक वीडियो में पूरी तरह से इन तीनों टॉपिक को कवर करना संभव नहीं, तो आज हम लोग दोस्तों उदारवाद का अर्थ एवं परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। तो क्लियर हुआ, उदारवाद शब्द लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है। इस दृष्टि से यह स्वतंत्रता से संबंधित है। लिबर्टी शब्द का अर्थ ही होता है स्वतंत्रता, और उस लिबर्टी शब्द से ही लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। यानी हम कह सकते हैं उदारवाद क्या है, एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबरलिस शब्द से भी संबंधित माना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता। इस शब्द का अर्थ भी स्वतंत्रता से है। उदारवाद को परिभाषित करने से पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि उदारवाद अनुदारवाद का उल्टा नहीं है, क्योंकि यह अनुदारवादी किसी भी प्रकार के परिवर्तन का तीव्र विरोध करते हैं, जबकि उदारवादी उन परिवर्तनों के समर्थक हैं। यानी दोस्तों, हम लोगों को ध्यान देना होगा उदार और अनुदार, उदारवादी और अनुदारवादी, ये दोनों में मूल अंतर क्या है। एक परिवर्तन चाहता है, दूसरा परिवर्तन नहीं चाहता। जो उदारवादी है वो परिवर्तन के समर्थक है, और जो अनुदारवादी है वो परिवर्तन के समर्थक नहीं, यानी वो परिवर्तन नहीं चाहते, जिनसे मानवीय स्वतंत्रता का पोषण होता है। उदारवाद के बारे में यह कहना भी गलत है कि यह व्यक्तिवाद है। 19वीं सदी के अंत तक तो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई विशेष अंतर नहीं था, तथा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को ही उदारवाद कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदारवाद की पहले की परिभाषा 19वीं सदी तक लोगों का यही मानना था उदारवाद के बारे में कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप ना हो, वही उदारवाद। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो उदार स्वभाव के होते हैं, यानी उनके बच्चे क्या करते हैं नहीं करते हैं उनके जीवन में ज़्यादा वह इंटरफेयर नहीं करते। तो इस तरह से उदारवाद था कि व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को ही उदारवाद कहा जाता था। लेकिन आज व्यक्ति की बजाय समाज के कल्याण पर ही जोर देने की बात उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत है। आज के समाज में उदारवाद की परिभाषा बदली है। आज व्यक्ति की बजाय समाज के कल्याण पर ही जोर देने की बात उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत है। इस तरह उदारवाद और लोकतंत्र भी समानार्थी नहीं है, क्योंकि उदारवाद का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता है। मैंने बताया था अभी उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है, और लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लिबर्टी से हुई है, और उस लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो उदारवाद का मूल लक्ष्य स्वतंत्रता है, जबकि लोकतंत्र का समानता है। यदि पूछ लिया जाए कि उदारवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है तो स्वतंत्रता, और पूछ दिया जाए लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य क्या है तो समानता। लोकतंत्र में सब एक समान होते। सत्य तो यह है कि उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है, जो बहुआयामी होता है, अर्थात जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। उदारवाद को परिभाषित करते हुए मैकनवर्न ने कहा है, राजनीति सिद्धांत के रूप में उदारवाद को पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है। राजनीति सिद्धांत के रूप में उदारवाद को पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है। उनमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद है। यानी मैकनवर्न की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार उदारवाद, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद इन दोनों का सम्मिश्रण है। अब आते हैं दूसरे विद्वानों के विचारों पर।
डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। ध्यान दीजिएगा, डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और उसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। हेराल्ड लॉस्की के अनुसार उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रवृत्ति है। ध्यान दीजिएगा, हेराल्ड लॉस्की के अनुसार उदारवाद की परिभाषा क्या है? वह कहता है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि ये दिमाग में रहने वाली एक आदत, एक चित्त प्रकृति है। यानी उदारवाद को आदत किसने कहा? तो हेराल्ड लॉस्की। हेराल्ड लॉस्की के अनुसार उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह नहीं, अपितु यह दिमाग में रहने वाली एक आदत है, एक चित्त प्रकृति। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा न होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। ध्यान दीजिएगा, आशीर्वादम के अनुसार उदारवाद की परिभाषा वो किस बात पर जोर देते हैं? ये बोलते हैं ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र। उदारवाद को डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं कि यह चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। वह इसे सिर्फ ऐतिहासिक प्रवृत्ति ही मानते। इसके सिवाय भी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार दर्शन या विचारधारा के रूप में उदारवाद की परिभाषा प्रशासन की रीति और नीति के रूप में समाज के संगठनकारी सिद्धांतों, व्यक्ति समुदाय के लिए जीवन पद्धति में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध विचार के रूप में की जा सकती है। सारटोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। ध्यान दीजिएगा, सारटोरी की परिभाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। वह उदारवाद को क्या मानता है? वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानता है, न्यायिक सुरक्षा मानता है, संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। ऐसा मानना है सारटोरी के अनुसार। तो सारटोरी के अनुसार उदारवाद क्या है भाई? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार। इसके सिवाय भी लुई वेसरमैन के अनुसार उदारवाद को भावात्मक तथा वैचारिक दृष्टि से एक ऐसे आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में समर्पित रहा है। साधारण शब्दों में अब आते हैं विद्वानों से, अब साधारण भाषा में आते हैं। क्या है? अब विद्वानों को विचारों को हम लोग भूल जाते हैं। साधारण शब्दों में उदारवाद एक ऐसी दर्शन या विचारधारा है जो सत्ता के केंद्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। दो बात, एक जगह विरोध करती है, एक जगह समर्थन करती है। तो विरोध किस चीज की? ध्यान देने वाली चीज है, विरोध किसकी? तो सत्ता का केंद्रीकरण, यानी सत्ता किसी एक व्यक्ति या संगठन के हाथ में चल जाए, इसका विरोध करती है। पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति या संगठन के हाथ में चल जाए, इसका विरोध करती है। और समर्थन किसका? तो यह समर्थन करती है व्यक्ति की स्वतंत्रता का। अर्थात यानी यदि इस परिभाषा को देखा जाए तो सिंपल, जिसमें राज्य की शक्तियां सीमित होंगी और व्यक्ति के पास असीमित शक्तियां होंगी। अपने संकीर्ण अर्थ में उदारवाद अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जैसे विषयों तक ही सरोकार रखता है, जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण और शासकों के चुनने व हटाने की वकालत करता है। व्यापक अर्थ में यह एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो मानव के विभिन्न बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विश्लेषण एवं एकीकरण का प्रयास करता है। सामाजिक क्षेत्र में यह धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करके धार्मिक रूढ़िवाद से मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार का समर्थक है। बुर्जुआ उदारवादियों के रूप में यह राज्य को आवश्यक बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है
तो समाजवादियों के रूप में यह उत्पादन और वितरण पर राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। इस तरह उदारवादी दो विरोधी प्रवृत्तियों के बीच में फंसकर रह जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी यह व्यक्ति को अधिक से अधिक छूट देने का पक्षधर है। उदारवाद में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार व्यक्ति को देने, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। यानी एक बात यहाँ ध्यान देने वाली भी है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उदारवाद व्यक्ति को अधिक शक्ति देने के पक्ष में है। उदारवाद राजनीतिक क्षेत्र में संसदीय प्रजातंत्र का समर्थक है तथा व्यक्तियों के तथा शक्तियों के पृथकीकरण, कानून का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्थाओं का पक्षधर है। अतः उदारवाद अपने हर रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पोषक है। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दमन का विरोधी है। यानी मैटर यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है। कौन सा सिद्धांत भाई? उदारवाद। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति के विवेक पर विश्वास किया जाता है। माना जाता है व्यक्ति जो करेगा सही करेगा, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसके विचारों के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने अभी भी बताया कि अपने इस रूप से यह गतिशील दर्शन है जिसका ध्येय मानव की स्वतंत्रता है और परिवर्तनशील परिस्थितियों में इस ध्येय की प्राप्ति के लिए अनुकूल मार्ग का अनुसरण करता है। अब आते हैं उदारवाद के विकास के ऊपर। समय के साथ साथ उदारवाद का स्वरूप भी बदला है। तो आते हैं उदारवाद के विकास के ऊपर। उदारवाद की अवधारणा के बीज सुकरात और अरस्तु के चिंतन में ही सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इन यूनानी चिंतकों ने ही चिंतन की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचार का प्रतिपादन किया था। मध्य युग में ईसाइयत के धर्मगुरुओं ने दासता का विरोध एवं धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थक करके उदारवाद के सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुछ विचारकों का मत है कि उदारवाद का उदय पहले धार्मिक प्रभुत्व और बाद में राजनीतिक प्राधिकारवादी की शक्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिसने व्यक्तिवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहा था। इस नाते यह पहले पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों में प्रकट हुआ, जिनका उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक अंधविश्वासों की बेदियों से मुक्त करना और उसकी प्राचीन युग की जिज्ञासी भावना का संचार करना था। यह प्रभुसत्तात्मक राष्ट्र राज्य के समर्थन में भी प्रकट हुआ। इसका यह कारण था कि आधुनिक राज्य पोप के सर्वशक्तिमान अधिकार के विरुद्ध संभावित चुनौतियों के रूप में उभर कर आए, जो निरंकुश तंत्र का साकार रूप बन गया था। जब राजसत्ता निरंकुशवाद के मार्ग पर अग्रसर हुई तो उदारवाद राजसत्ता के आलोच के रूप में उभरा। इसका उदाहरण हमें आधुनिक युग के उन सभी जन आंदोलनों में देखने को मिलता है जो नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करते थे। उदारवाद के विकास के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न पूंजीपति वर्ग की आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा करने की छूट देता है। इस कारण लॉस्की ने कहा है कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद की उत्पत्ति हुई। ध्यान दीजिएगा लॉस्की का विचार क्या है। लॉस्की क्या कहना चाहता है कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद की उत्पत्ति हुई। पुनर्जागरण काल में यह बौद्धिकता के विकास के कारण धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त करने के प्रतिनिधि के रूप में विकसित हुआ। धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति को ही राजनीतिक चिंतन का केंद्र बना दिया। चर्च की सत्ता का लोप हो गया, व्यक्ति चर्च की दासता से मुक्त हो गया और चर्च की निरंकुश सत्ता का अंत हो गया। आधुनिक युग में यह निरंकुश सत्ता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया या आंदोलन का प्रतिनिधि है, जिसने व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित किया है। लॉस्की का मानना है कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद का जन्म हुआ। आधुनिक युग में उदारवाद के दर्शन इंग्लैंड में होते हैं। वाल्टेयर
लॉक, रूसो, कांट, एडम स्मिथ, मिल, जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू, लॉस्की, बार्कर जैसे विचारकों को उदारवाद को महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। यानी इन लोगों ने उदारवाद का प्रचार प्रसार किया। इन सभी राजनीतिक दार्शनिकों का ध्येय विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आर्थिक क्षेत्र में यथार्थ नीति का समर्थन करना रहा है। इन विचारकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम नियंत्रण की बात पर जोर दिया है। एक सिद्धांत के रूप में उदारवाद इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति तथा फ्रांस की 1789 की क्रांति का परिणाम माना जाता है। लॉक को व्यक्तिवादी उदारवाद का पिता माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवादी उदारवाद का पिता किसे माना जाता है? तो लॉक को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिवादी उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति 1776 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई, उसमें अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समय प्रकाशित हुई, वो आर्थिक उदारवाद का बाइबल माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर भी बना है, आर्थिक उदारवाद का बाइबल किसे माना जाता है? राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक जिसके रचनाकार एडम स्मिथ थे, उसे आर्थिक उदारवाद की बाइबल के रूप में माना जाता है। मार्क्सवादी उदारवाद का विकास बेंथम तथा जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्वेश्चन आता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना में भी उदारवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रूसो का यह कथन कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन उसके पैरों में हर जगह बेड़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि यह कथन किसका है। यह कथन कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन उसके पैरों में हर जगह बेड़िया है, उदारवाद के प्रति उसके आग्रह को व्यक्त करता है। लॉक की लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा भी उदारवादी दर्शन से सरोकार रखती है। उदार आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन को 20वीं सदी के उदारवाद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 20वीं सदी का उदारवाद अपने प्राचीन रूप से कुछ विशेषताएं समेटे हुए है। समसामयिक या आधुनिक उदारवाद निर्वाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के साथ उसके संबंध एक कार्य क्षेत्र के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आधुनिक समय में उदारवाद व्यक्ति की बजाय समाज के हितों को प्राथमिकता देती है। इसी कारण आज राज्य की कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी विचारक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे इसके लिए राज्य को मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कुछ हनन ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार नवीन उदारवाद का दृष्टिकोण राज्य के प्रति सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आए हुए इम्पोर्टेंट लाइंस जिसको मैंने कई बार रिपीट किया है, उन लाइंस को आप किसी कॉपी में नोट कर लें और उन्हें अच्छी तरह से याद कर ले। वो आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि किसी विषय पर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उस विषय के ऊपर यथासंभव कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।